और प्यार हो गया भाग 5। कार्तिक और उसके सभी दोस्त मौली की बर्थडे पार्टी के लिए घर पर जमा थे। चंदन को यूं भागते हुए आता देखकर सभी हैरान हो गए और चंदन को घेर लिया। क्या हुआ, क्या देख लिया तूने? कार्तिक ने पूछा। भूत, उधर बालकनी में भूत है, चंदन ने घबराकर कहा। तुम्हें वहम हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश जी ने कहा। अजीब लड़का है, सारा का सारा शैम्पू गिरा दिया मुझ पे, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सामने से बड़बड़ाती हुई मौली आ रही थी। चंदन को देखते ही उसका गुस्सा और चढ़ गया और वह चंदन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, चंदन चिल्लाने लगा, यही है, बचाओ कोई मुझे इससे, कहकर चंदन इधर उधर भागने लगा। मौली, क्या बात है बेटा, चंदन तुम्हें देखकर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? रंजना ने कहा। वो एक नंबर का गधा है मम्मा। मैं बालकनी की तरफ शैम्पू का बॉटल लिए उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, इतने में ये आया और सारा शैम्पू गिरा दिया, मेरा फेस पैक भी बर्बाद कर दिया, मौली ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं, चलो केक काटते हैं, अखिलेश जी ने मौली के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। सभी आकर हॉल में खड़े हो गए। चंदन भी सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। मौली ने केक काटा और अखिलेश जी और रंजना को खिलाया। एक टुकड़ा लेकर वो कार्तिक की तरफ बढ़ी और घूरते हुए उसे भी खिला दिया। मौली ने अपने हाथ से केक खिलाया है, कार्तिक तो बस इतने में ही खुश था। श्रुति, त्यागी और नंदिनी ने अपने साथ लाए गिफ्ट मौली को दिए और उसे बर्थडे विश किया। मौली ने नंदिनी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए जब नंदिनी अकेली खड़ी थी तब मौली ने आकर कहा, तुम कार्तिक की नई दोस्त हो? हाँ, कॉलेज फ्रेंड, नंदिनी ने कहा। तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है, मौली ने कहा। पर बन्नी इतना भी बुरा नहीं है, नंदिनी ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, जो कि बाकी दोस्तों के साथ खड़ा किसी बात पर हंस रहा था। बन्नी? मौली ने चौंकते हुए कहा। मेरा मतलब कार्तिक, वो थोड़ा ज्यादा क्यूट है ना, इसीलिए मैंने उसका नाम बन्नी रखा है। व्हाटएवर, बाय द वे, थैंक्स फॉर कमिंग, एंजॉय पार्टी। मौली वहाँ से चली गई, लेकिन नंदिनी को उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। कार्तिक ने नंदिनी को अकेले खड़े देखा तो उसके पास आया और कहा, यहाँ क्यों खड़ी है, चलना सबके साथ डांस करते हैं। कार्तिक नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे सबके बीच ले गया और डांस करने लगा। सबको बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद रंजना ने सबको आवाज दी और खाने के लिए बुला लिया। अखिलेश जी को किसी काम से बाहर जाना था, इसीलिए वो चले गए। सभी आकर डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गए। रंजना ने सबके लिए खाना लगाया, सब बातें करते हुए खाने लगे। चंदन आज रोजाना से कम बोल रहा था और खाना भी बहुत धीरे धीरे खा रहा था। खाते हुए उसकी नजर बार बार मौली पर चली जाती। मौली को भी आज चंदन बहुत अजीब लग रहा था। उसे भी जानना था कि चंदन आज उसे ऐसे क्यों देख रहा है। चंदन ने जल्दी जल्दी खाना खाया और उठकर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गया। अरे चंदन बेटा, ये नल खराब हो गया है, तुम अंदर जाकर हाथ धो लो, रंजना ने कहा। चंदन अंदर चला गया। मौली भी उठकर उसके पीछे पीछे अंदर आ गई और दरवाजे पर हाथ लगाकर खड़ी हो गई। चंदन हाथ धोकर जैसे ही पलटा, मौली को अपने सामने देखकर घबरा गया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मौली अंदर आई और कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें भूत नजर आ रही हूँ, दिखाओ कहाँ है मेरे बड़े बड़े नाखून और लंबे लंबे दांत। मुझे कुछ मत करना मौली दी, प्लीज, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं किसी से नहीं कहूँगा आप पर आत्मा आती है, बस मुझे छोड़ दो। चंदन नीचे बैठकर मौली से विनती करने लगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या अंट-शंट बके जा रहे हो? कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, और मुझ पर ही आना होगा किसी आत्मा को? मौली ने परेशान होकर कहा। अरे आपको नहीं पता, आप पर आत्मा का साया है। पिछली बार जब आप अपनी दोस्त के साथ घूमने गई थी तब आप पर वो आत्मा आ गई। तब से आप हमेशा गुस्से में रहती हैं और कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती हैं, चंदन ने लगभग रोते हुए कहा। पिछले महीने तो मैं साक्षी के साथ गई थी, पर साक्षी की आत्मा मुझ पर क्यों आएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मौली धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। मौली को बुदबुदाते हुए देखकर चंदन डर गया और कहा, देखो अब वो आत्मा तुम पर हावी होने लगी और तुमने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब तुम मुझे मारकर मेरा खून पी जाओगी, मुझे छोड़ दो। शट अप, किसने कहा तुमसे ये सब? बताओ नहीं तो बहुत मारूंगी, मौली ने उसे घूरते हुए कहा।
चंदन ने डर कर मौली को वो सारी बातें बता दी जो कार्तिक ने सुबह कॉलेज जाते हुए बताई थी। अब तो मौली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बाहर आई और कार्तिक को घूर कर देखने लगी। मौली को अपनी ओर घूरता पाकर कार्तिक ने कहा, क्या है? मौली उसकी तरफ लपकी। कार्तिक उठा और सोफे की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल उलझकर सोफे पर गिर पड़ा। मौली आई और कार्तिक पर लात घूसों की बरसात कर दी। तब तक चंदन भी आ गया। चंदन को वहां देखकर कार्तिक समझ गया कि उसने मौली को सुबह वाली बात बता दी है। मौली सोफे पर पड़े कुशनों से उसे मारे जा रही थी। नंदिनी, श्रुति और त्यागी ये सब हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। दोनों बुरी तरह लड़ झगड़ रहे थे। तभी रंजना ने कहा, मौली क्या है ये सब? कम से कम मेहमानों की तो शर्म करो, ऐसे जानवरों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? मॉम, ये सब अपने इस नालायक बेटे से पूछिए। मेरे बारे में अपने दोस्तों से झूठी झूठी बातें कहता है ये। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, कहकर मौली फिर से कार्तिक को लतियाने लगी। अरे पर इसने किया क्या? रंजना ने परेशान होकर कहा। इसने चंदन से कहा कि मुझ पर आत्मा आती है, मौली ने रुआसा होकर कहा। फिर तो 2 चपेट और लगा इसे मेरी तरफ से भी, रंजना ने गुस्सा होकर कहा। अरे आंटी, हम किस लिए हैं? कहकर श्रुति और त्यागी भी मौली के साथ साथ कार्तिक को पीटने लगे। बेचारी नंदिनी चुपचाप बैठी सब तमाशा देख रही थी। ऐसा माहौल तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का, कहकर रंजना वहां से चली गई। नंदिनी उन सबको वहीं छोड़कर रंजना के पीछे पीछे किचन की ओर बढ़ गई। नंदिनी को वहां देखकर रंजना ने कहा, अरे बेटा, कुछ चाहिए था आपको? जी आंटी, वो पानी, नंदिनी ने कहा। रुको, मैं देती हूँ, रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा और फ्रिज से बोतल निकालकर नंदिनी की तरफ बढ़ा दी। नंदिनी ने पानी पिया और कहा, थैंक यू आंटी। आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो, रंजना ने कहा। वो मौली दी और कार्तिक इस तरह, आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? नंदिनी ने डरते डरते कहा। रंजना मुस्कुराई और कहा, कार्तिक बचपन से ही ऐसा है, शरारती। उसे अपने आसपास का शांत माहौल पसंद ही नहीं है। जब तक वह 2-4 ताने न सुन ले, अपने पापा की डांट न खा ले, उसे चैन नहीं। हमेशा मस्ती मजाक, बस यही उसकी जिंदगी है। मौली उसकी बड़ी बहन है, लेकिन वो उसे भी तंग करता है। 2 साल से दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। अब ये झगड़ा ही रह गया है जो इन्हें एक रिश्ते में बांधे हुए है। झगड़े की वजह से ही सही, दोनों एक दूसरे के साथ तो है। कहते कहते रंजना भावुक हो उठी। आई एम सॉरी आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी ही दोनों पहले जैसे साथ हंसने बोलने लगेंगे। नंदिनी ने प्यार से रंजना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो बेटा, कहाँ रहती हो? रंजना ने पूछा। जी मम्मी पापा लखनऊ में रहते हैं और मैं यहाँ हॉस्टल में, नंदिनी ने कहा। जब भी कभी घर का खाना खाने का मन हो तो यहाँ चली आना, रंजना ने प्यार से कहा। जरूर आंटी, वैसे भी आप खाना बहुत टेस्टी बनाती है, लगता है जल्दी ही वापस आना पड़ेगा, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल बेटा, इसे अपना घर समझो। तुम चलकर बैठो, मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, रंजना ने कहा। नंदिनी बाहर आ गई। उसने देखा सब के सब बेचारे कार्तिक के पीछे पड़े हैं। नंदिनी कार्तिक के पास आई और सबको दूर करके कहा, बस अब कोई इसको नहीं पीटेगा। सब दूर हो गए तो कार्तिक उठा और सोफे पर बैठते हुए कहा, नंदू, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्ती बाद में, पहले ये बताओ कि तुमने चंदन से झूठ क्यों बोला? नंदिनी ने कमर पर हाथ रखकर कार्तिक को घूरते हुए कहा। मौली दी की दोस्त साक्षी से मैंने इनको बात कराने को कहा, पर इन्होंने नहीं करवाई, इसीलिए, कार्तिक ने होठों को दांत के नीचे दबाते हुए कहा। नंदिनी ने अपना सिर पीट लिया। मौली वहां से चली गई। त्यागी, श्रुति और चंदन भी आकर सोफे पर बैठ गए। नंदिनी कार्तिक के बिल्कुल सामने नीचे बैठ गई और धीरे से कहा, सबको परेशान करके बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें? कार्तिक ने नजरें उठाकर सामने बैठी नंदिनी को देखा, फिर मुस्कुराने लगा और फिर धीरे से गर्दन हाँ में हिला दी। नंदिनी ने पास बड़ा कुशन उठाकर कार्तिक की तरफ फेंका और कहा, जिस दिन कोई तुम्हें परेशान करने लगी ना, तब पता चलेगा। मुझे परेशान करने के लिए तुम हो ना नंदू? कार्तिक ने नंदू शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखने लगी। रंजना सबके लिए आइसक्रीम ले आई।
सब साथ बैठकर खाने लगे। बातें करते हुए रात के 9 बज चुके थे। नंदिनी ने हॉस्टल जाने की बात कही तो रंजना ने कार्तिक से उसे हॉस्टल तक छोड़ आने को कहा। त्यागी श्रुति के साथ निकल गया और चंदन अकेले अपनी बाइक से। कार्तिक नंदिनी के साथ बाहर आया। रंजना भी उसे छोड़ने दरवाजे तक आ गई। बाहर आकर कार्तिक को कुछ याद आया और उसने कहा, नंदू तुम रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। कार्तिक जाने लगा तो नंदिनी ने उसके चेहरे के सामने बाइक की चाबी लहराते हुए कहा, चाबी यहाँ है मिस्टर बन्नी, मुझे पता था तुम भूल जाओगे। नंदू मैं कभी कुछ नहीं भूलता, कार्तिक ने कहा। ओ रियली? नंदिनी ने मुंह बनाकर कहा। बिल्कुल पागल नंदू। कहते हुए कार्तिक ने नंदिनी के हाथ से चाबी ली और एक हल्की सी चप्पट उसके गाल पे लगाकर जाकर बाइक पर बैठ गया। नंदिनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। कार्तिक ने देखा तो बाइक से उतरा और वापस नंदिनी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, मैंने सुना था गुस्से में लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती है, पर तुम तो। कार्तिक ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं तो क्या? नंदिनी ने पूछा। बदसूरत लग रही हो और क्या, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने एक मुक्का कार्तिक की पीठ पर जमा दिया। बदले में कार्तिक ने भी वापस जमा दिया। बस फिर क्या था? जो झगड़ा कुछ देर पहले मौली और कार्तिक के बीच हो रहा था, वो अब कार्तिक और नंदिनी के बीच हो रहा था। रंजना दरवाजे पर खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही थी। तभी नंदिनी ने अपनी आंख पे हाथ रखा और चिल्लाने लगी। कार्तिक रुक गया और कहा, मैंने कहा था ना लग जाएगी, लाओ दिखाओ। कार्तिक नंदिनी के करीब आया और उसकी आंख में फूंक मारने लगा। अब ठीक है? कार्तिक ने पूछा। नंदिनी ने अपनी गर्दन हिला दी। मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी नंदू, कार्तिक ने कहा। इट्स ओके, अब चलें वरना हॉस्टल के अंदर नहीं घुसने देंगे मुझे, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और नंदिनी को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। कभी किसी से सॉरी न बोलने वाले कार्तिक के मुंह से सॉरी सुनकर रंजना को बहुत हैरानी हुई। उसने जाते हुए कार्तिक और नंदिनी को देखा और कहा, लगता है ये लड़की मेरे नालायक बेटे को सुधार देगी। खाली सड़क पर ठंडी हवाओं के झोंकों से गुजरकर नंदिनी और कार्तिक बाइक पर बैठे चले जा रहे थे। दोनों ही खामोश हैं। बाइक के साइड में लगे शीशे में नंदिनी को कार्तिक का चेहरा नजर आ रहा है। वो सोचने लगती है, कितना मासूम चेहरा है बन्नी तुम्हारा, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी शरारतें छुपी हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ क्या होगा तुम्हारा, पर जो भी हो बस तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तुम्हारी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे खूबसूरत है। नंदिनी कार्तिक के बारे में सोच ही रही थी कि तभी बाइक को हल्का सा ब्रेक लगा और नंदिनी का हाथ कार्तिक के कंधे पर आ गया। कार्तिक मुस्कुरा उठा और चुपचाप बाइक चलाता रहा। अभी कुछ ही दूर चले थे कि हाईवे से नीचे आकर कार्तिक ने गाड़ी साइड में लगाई और कहा, नंदू आजा, तुझे अपनी फेवरेट पानी पूरी खिलाता हूँ। बन्नी 9:35 हो रहे हैं, फिर कभी खाते हैं, नंदिनी ने घड़ी में समय देखते हुए कहा। नंदू तुझे 10 बजे से पहले हॉस्टल छोड़ दूंगा, अब ज्यादा भाव मत खा, कार्तिक ने कहा। अच्छा बाबा चलो, कहकर नंदिनी और कार्तिक दोनों जाकर ठेले वाले के पास खड़े हो गए। भैया 2 प्लेट पानी पूरी लगाना, कार्तिक ने कहा। लड़के ने कार्तिक और नंदिनी को प्लेट दी और खिलाने लगा। कार्तिक नंदिनी के सामने खड़ा खड़ा ही खा रहा था। नंदिनी ने 1-2 पीस ही खाए और फिर उसका पेट भर गया। प्लेट में एक आखिरी पीस बचा था। नंदिनी ने जैसे ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कार्तिक ने उठाकर अपने मुंह में रख लिया। नंदिनी उसका मुंह ताकते ही रह गई तो कार्तिक हंसने लगा। दोनों वहां से निकलकर बाइक के पास आए तो नंदिनी ने कहा, बाइक की चाबी दो, अब मैं चलाऊंगी। हे, बाइक चलाना बच्चों का काम नहीं है मैडम जी, कार्तिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम चाबी दो और पीछे बैठो, लखनऊ में ऐसी बाइक मैंने बहुत चलाई है, कहकर नंदिनी ने कार्तिक से चाबी ली और बाइक स्टार्ट करके कार्तिक से कहा, बैठो। कार्तिक नंदिनी से कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। नंदिनी ने तेजी से बाइक चलाना शुरू किया। बेचारा कार्तिक, उसे डर लग रहा था पर कैसे कहता, इसीलिए चुपचाप आंखें मीचे बैठा रहा। कुछ ही वक्त बाद बाइक हॉस्टल के सामने थी। जैसे ही नंदिनी ने ब्रेक लगाया, कार्तिक की आंख खुली। क्यों बन्नी, आया ना मजा, नंदिनी ने बाइक से उतरकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा। हाँ,
तू जीती मैं हारा, कार्तिक ने खोए हुए स्वर में कहा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट, नंदिनी ने बाइक की चाबी कार्तिक को देते हुए कहा। कार्तिक चाबी लेकर जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर सामने फुटपाथ पर सोए लोगों पर गई, जिनमें एक बच्चा बिना कपड़ों के सोया हुआ था और मच्छरों की वजह से बार बार हाथ पांव खुजला रहा था। कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, नंदिनी 1 मिनट। कार्तिक उस बच्चे के पास गया और अपना जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दिया। नींद में भी बच्चे के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। कार्तिक उसे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर वापस नंदिनी के पास आया। कार्तिक का ये रूप नंदिनी ने पहली बार देखा था। अपने अलावा भी वह दूसरों के लिए सोचता है। जैसे ही कार्तिक पास आया, नंदिनी ने कहा, बन्नी तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तो पहले ही कहा था, दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग अच्छे हैं। कार्तिक ने कहा, हाँ हाँ पता है, एक तुम और दूसरे भी तुम। नंदिनी ने बीच में ही कार्तिक की बात काटते हुए कहा, नहीं, एक मैं और दूसरी तुम। कार्तिक ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। एक बड़ी सी मुस्कान नंदिनी के होठों पर आ गई। कार्तिक का ये बदला रूप देखकर उसे एक अलग सी खुशी का एहसास करा रहा था। कार्तिक ने नंदिनी को बाय कहा और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। नंदिनी हॉस्टल आई और अपने रूम में आकर कपड़े बदलने लगी। कौन था वो लड़का? नंदिनी की रूममेट कविता ने कहा। कौन लड़का? अच्छा वो कॉलेज फ्रेंड है। नंदिनी ने कपड़ों को तह करके रखते हुए कहा। सिर्फ दोस्त ही है या? लड़की ने बात अधूरी छोड़ दी। सिर्फ दोस्त ही है, इससे आगे ना है ना होगा, नंदिनी ने आंखें तरेरते हुए कहा। लेकिन अक्सर दोस्ती प्यार में बदल जाती है, कविता ने नंदिनी को चिढ़ाने के लिए कहा। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उससे प्यार नहीं होगा, नंदिनी ने कविता के सामने अपने बेड पर बैठते हुए कहा। ये सब कहने की बातें हैं, दोस्ती कब प्यार में बदलेगी, कब दोस्त महबूब लगने लगेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। तू अपने प्यार का लेक्चर बंद कर और चुपचाप सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना, नंदिनी ने कहा और आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, क्या सच में हर दोस्ती प्यार में बदल जाती है? क्या होगा दोस्तों, क्या इनकी दोस्ती भी प्यार में बदलेगी? जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी सारी कहानियाँ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।